गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि जो है चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में देखे थे, ठीक है, कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने चुंबकीय बल रेखाओं के प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने हल्का सा बात किया था कि भू चुंबकत्व के प्रमाण क्या क्या हैं, या हमें ये कैसे पता चलता है कि पृथ्वी हमारा ये क्या कर रहा है, चुंबक के तरीके बिहेव कर रहा है, इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई भू चुंबकत्व के दो प्रमाण दीजिए, या आप कह लीजिए प्रमाण दीजिए ना, भू चुंबकत्व के प्रमाण। भू चुंबकत्व के प्रमाण का मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्रकार से कह लीजिए कि चुंबक की तरीके बिहेव करती है, ठीक है। इसके आपको कोई दो प्रमाण देने हैं। वास्तव में पृथ्वी के भीतर कोई ऐसा चुंबकीय दंड चुंबक या शक्तिशाली दंड चुंबक उपस्थित नहीं है, फिर भी यह क्या करती है कि एक चुंबक की तरीके बिहेव करती है, इसके प्रमाण हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे भू चुंबकत्व का पहला प्रमाण में अगर हम कहें तो जैसे ये है कि अगर हम किसी दंड चुंबक को क्या करें कि दंड चुंबक ले लें ना, और दंड चुंबक को हम बांध करके इस तरीके से ऐसे बांध दें किसी डोरी से, और बांध करके हम इसे क्या करें स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें। तो ये तो बेटा पेन है ना, अगर ये चुंबक होगा तो ये सदैव क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा, ठीक है। तो दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ना, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर अथवा उत्तर तथा कह लीजिए, अथवा नहीं कह सकते, तथा दक्षिण दिशा में ठहरना, ठीक है। उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सदैव जो है क्या करना, चुंबक का ठहरना। यह प्रमाणित करता है कि पृथ्वी के अंदर हमारा क्या है, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अगर हम ये कहें कि इनकी दूसरा प्रमाण क्या होगा, तो दूसरा प्रमाण ये होगा कि जैसे कि पृथ्वी के भीतर जो है काफी लंबे समय तक धंसे हुए लोहे का चुंबकीय गुण प्रदर्शित करना, ठीक है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करना। या आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी में धंसे या गड़े, जो भी कह लीजिए, लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। यह भी क्या प्रमाणित करता है, यह भी प्रमाणित करता है कि पृथ्वी भू चुंबकत्व को क्या करता है, प्रमाणित करता है कि ये जो है पृथ्वी हमारा क्या करता है, एक प्रकार से चुंबक, शक्तिशाली दंड चुंबक के तरीके बिहेव करता है। तीसरा चीज ये है कि उदासीन बिंदुओं का मिलना, उदासीन बिंदु का प्राप्त होना। अब ये उदासीन बिंदु का प्राप्त होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम क्या करें कि ये आपका एक दंड चुंबक है, ठीक है, दंड चुंबक है, और इधर हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, और इधर आपका क्या है, साउथ पोल है, सॉरी मतलब उत्तर है इधर ना, उत्तर
और इधर आपका क्या है, दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि जैसे उत्तर की ओर अगर हम, एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि हम उत्तर की ओर क्या करें, उत्तरी ध्रुव रख दें, और चुंबक की और दक्षिण की ओर हम क्या करें, इसे दक्षिणी ध्रुव रख दें। ठीक है, उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव। तो अगर हम ऐसा रखेंगे तो वहाँ पर जो होगा इनका, अगर हम ये करें कि चुंबकीय बल रेखाएं खींचें, जब हम इनकी चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे तो उदासीन बिंदु जो होगा, मतलब इधर अगर हम देखें कि इनके लंबाई के लंब दिशा में अगर हम देखेंगे तो लंब दिशा में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां दोनों साइड में, दोनों तरफ हमारा क्या होगा, एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पर कि इस चुंबकीय सुई पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है वही पॉइंट आपका क्या कहलाना है, उदासीन बिंदु कहलाना है। और उदासीन का मतलब क्या हुआ कि भाई कब जो है ये कार्य नहीं करेगा, तो सीधा मतलब है कि अगर चुंबकीय, जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या हो जाएं, जब एक दूसरे के बराबर हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि दोनों के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या हो जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वहां पे। और जैसे ही जीरो हो जाएगा तो उस बिंदु को हम क्या कह देंगे, उदासीन बिंदु कह देते हैं या फिर नल पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, तो वह पॉइंट क्या हो गया, उदासीन बिंदु हो गया। तो भैया इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्लस पृथ्वी के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र, तो ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, उदासीन बिंदु मिल जाएगा। जब हम क्या करें कि यन को एन की तरफ रख दें। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम यन को क्या करें कि यस की ओर रख दें, जैसे ये हो गया, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, और इधर हम क्या करें, एक दंड चुंबक रख दें ऐसे। ठीक है, हमारा क्या हो, नॉर्थ की तरफ क्या हो, साउथ हो, और साउथ की तरफ क्या हो जाए, नॉर्थ हो जाए। ठीक है, इस तरह से हो जाए ना। तो अच्छा, सॉरी, इधर हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ साउथ हो जाए, मतलब उत्तरी ध्रुव जो हो दक्षिण की ओर हो जाए, और दक्षिणी ध्रुव क्या हो जाए, उत्तर की ओर हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में उदासीन बिंदु क्या होते हैं, इनकी लंबाई के अनुदिश मिलता है। ठीक है, अनुदिश मिलेगा, और इधर भी आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे हमें क्या मिलेगा, जहां पे किसी प्रकार का, उस बिंदु पर किसी प्रकार का चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। तो यह भी क्या है, एक प्रकार का उदासीन बिंदु है। यह भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, उदासीन बिंदु है। तो ये उदासीन बिंदु का मतलब, उदासीन बिंदु इस बात को दर्शाता है कि पृथ्वी भी हमारा क्या करता है, एक प्रकार से शक्तिशाली दंड चुंबक की तरीके बिहेव करता है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो ये तीन वो हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है एक चुंबक के तरीके बिहेव करती है ना, या चुंबक के भीतर हमारा क्या है, शक्तिशाली दंड चुंबक है। जिसमें पहला ये कह रहा है कि जब हम स्वतंत्रता पूर्वक इनको लटकाएंगे तो इस चुंबक का क्या होगा कि चुंबक क्या होगा कि सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है ना। तो अब आप देखोगे कि जो अगर हम पृथ्वी में भी माने कि एक शक्तिशाली दंड चुंबक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि विपरीत ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण का बल कार्य करता है, और समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। ठीक है, तो जिधर हमारे चुंबक का मतलब उत्तर दिशा में जो हम चुंबक को लटकाएंगे तो इनका उत्तरी ध्रुव जो होगा उत्तर की ओर रुकेगा। ठीक है, लेकिन उत्तर की ओर पृथ्वी का कौन सा ध्रुव होना चाहिए, तो वो दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए ना, और दक्षिण की ओर कौन सा ध्रुव होना चाहिए, उत्तरी ध्रुव होना चाहिए। तभी वो क्या होगा कि हमारे द्वारा जो लटकाया गया चुंबक है वो सदैव क्या करेगा, उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ठीक है, दूसरा प्रमाण में क्या है कि जैसे पृथ्वी के अंदर काफी लंबे समय से अगर धंसा हुआ लोहा हो ना, जैसे प्राकृतिक चुंबक इसका सिंपल सा उदाहरण है। प्राकृतिक चुंबक में है क्या, ये एक्चुअली में क्या है, लोहे के अयस्क हैं, और ये लोहा क्या था, काफी लंबे समय तक पृथ्वी के भीतर धंसा हुआ था या गड़ा हुआ है,
और उसे हम क्या करते हैं बाद में जब निकालते हैं तो यह क्या करता है, चुंबकीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और जब चुंबकीय गुण को प्रदर्शित कर रहा है यानी कि वह चुंबक बन चुका है, तो पृथ्वी के भीतर जो धंसा हुआ लोहे का टुकड़ा है वह कुछ समय बाद चुंबक बन जा रहा है। तो यह भी प्रमाणित करता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली दंड चुंबक है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। आगे उदासीन बिंदुओं का मिलना यह भी प्रमाणित करता है कि भूचुंबकत्व को क्या करता है, प्रमाणित करता है। क्लियर, उदासीन बिंदु के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आगे कुछ चीजें हम देखेंगे पृथ्वी से रिलेटेड, थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये कहा जाए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, अक्ष है, सॉरी ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर हम ये अक्ष खींचें पृथ्वी की, जैसा कि आप जानते हो कि पृथ्वी हमारा क्या करता है बेटा, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे घूम करके क्या करता है, घूर्णन मतलब झुक करके क्या होता है, घूर्णन गति करता है। तो घूर्णन गति करता है, तो यहाँ पे अगर हम ये करें कि जिसके सापेक्ष ये हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन गति करती है ना, घूर्णन गति करती है। ठीक है, तो घूर्णन गति करती है, तो ये हमारा इनका घूर्णन अक्ष हुआ, जिनके परितः यह क्या कर रहा है, पृथ्वी हमारा यह है क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। और इसके घूर्णन गति की दिशा किधर से किधर की ओर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो जिस अक्ष के परितः यह घूर्णन अक्ष घूर्णन गति करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं या घूर्णन अक्ष भी कह लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये घूर्णन अक्ष कहेंगे, घूर्णन अक्ष कहेंगे। पृथ्वी का आपका क्या है, घूर्णन अक्ष है। ठीक है, घूर्णन अक्ष है। ठीक, यहाँ पे देखोगे तो ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर हम ये करें कि जैसे यहाँ पे ये करते हैं कि थोड़ा सा 1 मिनट, ये वाला
ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये जो है जैसे जिस अक्ष के परितः यह क्या कर रहा है, पृथ्वी घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है, घूर्णन गति कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष कहते हैं, ठीक है, घूर्णन अक्ष कहेंगे। या उत्तर की ओर है ना, तो इसको हम कह देते हैं, इसे भौगोलिक उत्तर कह देते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, भौगोलिक उत्तर कह देते हैं, ठीक है। और ये जो होगा पोर्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भौगोलिक दक्षिण हो गया, ठीक है, भौगोलिक दक्षिण हो गया, ठीक है। देखेंगे क्या कि अगर हम चुंबकीय सुई या कोई दंड चुंबक ले जाएं, इनसे कुछ भौगोलिक उत्तर साइड में या दक्षिण साइड में ले जाएंगे, तो भौगोलिक उत्तर से कुछ दूरी पर और दक्षिण से कुछ दूरी पर देखेंगे तो वो जो चुंबकीय सुई होता है वह पृथ्वी के सतह के क्या होता है, लंबवत खड़ा हो जाता है। लंबवत क्या हो जाएगा, पृथ्वी के सतह के क्या हो जाता है, लंबवत खड़ा हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम, ठीक है, अगर हम ये जहां पर यह क्या हो रहा है, लंबवत खड़ा हो जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर चुंबकीय अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय, जहां पे ये हो रहा है तो वह कहलाएगा चुंबकीय ध्रुव कहलाएगा, चुंबकीय, ठीक है। यह आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। उत्तर की ओर आपका क्या हो जाना है, उत्तरी ध्रुव हो जाना है, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव ये कहलाएगा, ठीक है। और ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। यह हमारा क्या कहलाएगा, चुंबकीय अक्ष कहलाएगा, ठीक है, चुंबकीय अक्ष कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, चुंबकीय अक्ष है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष, ठीक है, अरे भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का जो एंगल होता है वह आपका 11.5 डिग्री का होता है। ये जो है 11.5 डिग्री का एंगल हमारा क्या करता है, बनाता है, ठीक है। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का एंगल कितने का है, तो यहाँ पे हमने नोट करके ऑलरेडी रख दिया है कि वह हमारा क्या होगा, 11.5 डिग्री का होता है। ये इधर उत्तर है तो इस साइड में हम क्या रखेंगे, साउथ रखेंगे, और इधर आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका क्या हो जाना है, नॉर्थ, साउथ के तरफ, नॉर्थ के तरफ साउथ, साउथ के तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। अब ये कह लिया जाए कि जिन दो स्थानों पर जो चुंबकीय सुई है पृथ्वी के सतह के क्या होता है, लंबवत हो जाता है, उन दो स्थानों को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, उन दो स्थानों को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, ठीक है। लंबवत खड़ा हो जाए उन दो स्थान, अरे यार सॉरी, देखो सॉरी, फिर से ध्यान दे लेते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि चुंबकीय ध्रुव के बारे में, ठीक है। तो चुंबकीय ध्रुव के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब अगर हम यहाँ पर चुंबकीय सुई को लेकर के जाएंगे तो चुंबकीय ध्रुवों पर क्या होगा कि सुई जो है पृथ्वी की सतह के क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है, ठीक है। तो जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई ना सतह के, पृथ्वी के सतह के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, उन स्थानों को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। उत्तर की ओर जो है वह आपका उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और जो दक्षिण की तरफ है वो हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। और चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाला जो तल होगा वह आपका क्या कहलाता है, या जो मिलाने वाला जो अक्ष है वह क्या कहलाता है, चुंबकीय अक्ष कहलाता है। तथा भौगोलिक उत्तर व भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाला जो रेखा होगा वह आपका क्या कहलाता है, भौगोलिक अक्ष कहलाता है, ठीक है। अब ये चीज हुआ कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष दोनों के बीच का कोण कितना होता है, तो दोनों के बीच हमारा जो है 115 डिग्री का क्या होता है, कोण बनता है,
ठीक है, तो ये अक्ष के बारे में हो गया। अब बात करते हैं निरक्ष के बारे में कि चुंबकीय निरक्ष क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हो एक सर्कुलर वृत्त देख रहे हो, ये हालांकि वृत्त दिखाई दे नहीं रहा, इमेज कैसा है, वर्टिकल लिया गया है, तो ये थोड़ा सा एलिप्टिकल दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये एलिप्टिकल है नहीं, ये है क्या, एक प्रकार का सर्कुलर है ना। तो ये दोनों साइड में देख रहे हो ना, तो ये है क्या कि इनके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, पृथ्वी लंबवत, ये आपको क्या मिलेगा कि ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे जहां पर कि चुंबकीय सुई क्या होता है कि पृथ्वी के तल के समांतर हो जाता है, पृथ्वी के तल के समांतर हो जाता है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो वृत्ताकार लूप खींचा गया है या वृत्ताकार वृत्तीय लूप है, यही वृत्तीय लूप आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय निरक्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा, चुंबकीय निरक्ष कहलाता है। तो इनको हम यहाँ पे क्या कह लेंगे, इनको चुंबकीय निरक्ष कह लेंगे। ठीक है, चुंबकीय निरक्ष, निरक्ष। और ये चुंबकीय निरक्ष की प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय निरक्ष की प्रॉपर्टी में ये हो जाएगा कि यहाँ पर अगर हम चुंबकीय सुई लेकर के आएंगे तो यह क्या करेगा, चुंबकीय सुई लेकर के आएंगे तो यह पृथ्वी के तल के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के तल के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है चुंबकीय निरक्ष पर। और चुंबकीय ध्रुवों पे क्या होता है कि चुंबकीय सुई क्या होगा, पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाता है। तो यहाँ से आपको जो है चुंबकीय निरक्ष की परिभाषा मिलेगी, साथ ही साथ चुंबकीय ध्रुव की परिभाषा मिल जाएगी। और कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का एंगल कितना होता है, तो एंगल आपका क्या होता है, 11.5 डिग्री का होता है। क्लियर है। अब आगे हम लोग देखेंगे भू चुंबकत्व के अवयव, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। ठीक है, तो भू चुंबकत्व के अवयव देखेंगे। तो आप इसे, ठीक है, फिर आगे हम लोग चल रहे हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भू चुंबकत्व के अवयव। ठीक है, तो भू चुंबकत्व के अवयव हमें देखना है। भू चुंबकत्व के अवयव। ठीक है, भू चुंबकत्व के अवयव, कि भू चुंबकत्व के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो भू चुंबकत्व के हमारे पास जो अवयव होते हैं वो 3 अवयव होते हैं। ठीक है, भू चुंबकत्व के अवयव जो होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 आपका आता है कि दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। ठीक है, दिक्पात कोण। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है नति कोण, नति कोण। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये चीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आएगी कि दिक्पात कोण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका बात आएगा कि दिक्पात कोण क्या होता है। ठीक है, तो दिक्पात कोण में क्या होता है कि अगर हम ध्यान दें तो दिक्पात कोण में क्या होता है कि भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक गोलिक, भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है, तथा चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, भौगोलिक याम्योत्तर तथा
चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को, बीच के न्यून कोण को ठीक है, हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, दिक्पात कोण कहते हैं। अब बात आएगी कि भौगोलिक याम्योत्तर क्या है और चुंबकीय याम्योत्तर क्या है। तो जैसा कि आपको हमने ये बताया था, आपने देखा था कि ये जैसे हमारा अर्थ है ना, तो इनमें क्या होगा कि जैसे ये भौगोलिक उत्तर हो गया और ये भौगोलिक दक्षिण हो गया। ठीक है, तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण के लंब को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा के लंबवत ना होकर गुजरने वाला जो तल होगा, या इन दोनों को मिलाने वाला, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला ये जो तल है, यही तल आपका क्या कहलाता है, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। ये वाला जो तल है आपका क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर है। ठीक है, ये है, क्लियर है। मतलब ऐसा तल, ये भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण ना को से होकर गुजरने वाला जो लंबवत तल है, वही आपका क्या कहलाता है, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। ठीक है, जिसमें ऊपर की ओर जो होगा वो आपका क्या हो गया, भौगोलिक उत्तर हो गया, नीचे आपका क्या हो गया, भौगोलिक दक्षिण हो गया। उसी तरीके से अगर हम कहें चुंबकीय याम्योत्तर, तो चुंबकीय याम्योत्तर में क्या हो गया कि चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाला जो तल होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ था कि भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण से होकर गुजरने वाला जो तल है, वह आपका क्या कहलाता है, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। और यहाँ पे क्या होगा कि चुंबकीय याम्योत्तर में क्या होगा, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा से होकर जाने वाला जो तल है, वह तल आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। और भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि नति कोण क्या होता है। ठीक है, तो नति कोण का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि किसी हम कोई दंड चुंबक ले लें या दंड चुंबक ले लें, ठीक है, और उसे हम क्या करें कि उसको उसके गुरुत्व केंद्र से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक उसे क्या करें, लटका दें। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक हमारा क्या हो जाए, ये लटका हुआ हो यहाँ पे, तो हम देखेंगे क्या कि ये जो हमारा दंड चुंबक होगा वो हल्का सा क्या होता है, नीचे की ओर झुक जाता है, हल्का सा नीचे की ओर हमारा क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय अक्ष होती है इसकी, किसी भी दंड चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष होगा, चुंबकीय अक्ष, ठीक है, वह क्षैतिज के साथ ये हमारा हो गया क्षैतिज। ठीक है, और जो इसकी अक्ष है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला दिया जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा चुंबक का ना। तो चुंबक की जो अक्ष है वह क्या करे कि इनके क्षैतिज के साथ, ठीक है, जो कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, दिक्पात, नति कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इससे हम थीटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यह एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आपका क्या है, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्षैतिज। ठीक है, और ये आपका क्या है, चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष ना, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, तो कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय अक्ष जो होता है, चुंबकीय अक्ष ना, अक्ष क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, जो
कोण बनाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नति कोण कहते हैं, नति, ठीक है, नति कोण कहते हैं, ठीक है, नति कोण कहते हैं। और इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे हम थीटा से, यह क्या होगा, थीटा से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो दिक्पात कोण होता है वह कैसे प्रदर्शित होता है, तो वह अल्फा से क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब बात आएगी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यह देख लिया जाए। तो चलिए थोड़ा सा हम फिगर बना के फिर उसके बाद हम इनको देखते हैं कि क्या होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो इसको मिटा दिया जाए, फिर आइए देखते हैं। तो ये जैसे है कि भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाला जो तल होता है ना, वह आपका क्या कहलाता है, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। तो ये हमने क्या किया है, भौगोलिक याम्योत्तर का फिगर ड्रॉ किया है। ये जो प्लेन है, ये जो समतल है, ठीक है, ओ एल एम और ठीक है, LMNO, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक आपका क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर है, ठीक है, भौगोलिक याम्योत्तर है। जो ये वाला पोर्शन आपका है, ये हमारा क्या है, भौगोलिक उत्तर है, भौगोलिक हमारा क्या है, उत्तर है, भौगोलिक उत्तर, ठीक है। और जो इस साइड में होगा वह आपका क्या हो जाएगा, भौगोलिक दक्षिण हो जाएगा, भौगोलिक दक्षिण हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, भौगोलिक दक्षिण हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, भौगोलिक दक्षिण है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका भौगोलिक उत्तर और दूसरा आपका क्या हो गया, भौगोलिक दक्षिण हो गया, ठीक। अब एक हम ये करें कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा चुंबक को हम क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं ना। तो जब स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अगर आप लटकाएंगे चुंबक को ना, तो चुंबक को लटकाएंगे तो होगा क्या कि इनका उत्तर और दक्षिण, मतलब ये इस तरीके से चुंबक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हम दंड चुंबक को इस तरीके से लटका रहे हैं, तो ये क्या होगा कि कुछ झुक करके, ठीक है, ऐसे क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए हमारा ये रहेगा। तो फिगर अच्छा नहीं बन रहा, चलिए 1 मिनट। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये आपका क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। अब आप जैसे ऐसे चुंबक को, ये इस प्लेन में नहीं है, भौगोलिक में नहीं है, भौगोलिक से अलग है। तो हम इसको क्या करें कि चुंबक को ऐसे जब लटकाएंगे तो उनके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाला जो तल हो जाएगा वह आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। तो ये जो एक तल जा रहा है आपका इस तरीके से, ठीक है, ये तल जो है, और पहले कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपका कहलाता है चुंबकीय उत्तर, कह लीजिए चुंबकीय उत्तर ना, और ये आपका चुंबकीय उत्तर हो गया। और ये इनका नाम दे लिया जाए OP या कह लिया जाए OP और ये Q, ठीक है। तो ये जो प्लेन आपको समतल जो मिल रहा है OPQ और N, ठीक है, यह जो है हमारा क्या कहलाता है,
चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है। अच्छा, जो आपको ये मिल रहा है कि ये कह लिया जाए कि MNOP, ये भी एक समतल मिल रहा है, और यह समतल आपका क्या कहलाता है, भौगोलिक गोलिक याम्योत्तर कहलाता है, याम्योत्तर। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, भौगोलिक याम्योत्तर हो जाएगा। अब आप देखोगे कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में कुछ एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और इसी एंगल को आप क्या कहते हो, दिक्पात कोण कहते हो। तो ये वाला एंगल आपका क्या है, दिक्पात। ठीक है, ये वाला एंगल आपका क्या है, दिक्पात कोण है। ठीक है, दिक्पात कोण है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है ना, क्षैतिज घटक के साथ ये इसका जो अक्ष जो एंगल बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के साथ ना, अक्ष के क्षैतिज के साथ जो यह एंगल बनाता है, यह चुंबक की अक्ष, उसी को आप क्या कहते हो, दिक्पात कोण कहते हो, या फिर इसी को नति कोण अथवा नमन कोण कहते हो। इसी को नति कोण भी कहते हो या तो नमन कोण भी कहते हो, जिसे कि आप थीटा से प्रदर्शित कर रहे हो। तो ये जो पीछे वाला था वो आपका क्या था, भौगोलिक याम्योत्तर, ऐसे जो साइडेड है ना, पूरा तो दिखाया नहीं जा सकता। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर है। इनके और क्षैतिज और इनके बीच का कोण आपका क्या कहलाता है, दिक्पात कोण बना। थोड़ा सा फिगर में और थोड़ा सा करेक्शन करिए, ये यहाँ होना चाहिए चुंबकीय उसमें। ठीक है, तो हम इनको फिर से सुधार दे रहे थोड़ा सा। ये हो गया हमारा चुंबक। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, ये यन है और ये आपका यस है, और ये इनके बीच का कोण हमारा कितना है, थीटा है। ठीक है, और ये हमारा चुंबकीय अक्ष है। ठीक है, चुंबकीय अक्ष है। तो अगर हम देखें कि यह हम क्या कर सकते हैं कि ये चुंबकीय अक्ष है, मतलब जो दंड चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वो इसी डायरेक्शन में होगा, चुंबकीय अक्ष के डायरेक्शन में। और सपोज कर लेते हैं कि वह कितना है, बी है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना है, बी है, या बी ई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी ई लिख लीजिए। तो हम ये बी ई को क्या कर सकते हैं, दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक हमारा क्या होगा, क्षैतिज घटक ना, तो ये आपका हो गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जिसे कि हम बी एच से प्रदर्शित कर रहे हैं। और दूसरा जो होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक या वर्टिकल कंपोनेंट, उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी भी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बी भी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र को दो कंपोनेंट में वियोजित करें, अगर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में हम इनको वियोजित करते हैं, तो हमें ये क्या मिलेगा कि बी एच बराबर, ठीक है, तो बी एच इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो बी एच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र इसके साथ क्या थीटा लगा है, तो ये क्या होगा, कॉस का घटक होने वाला है। यानी कि इनको आप क्या लिख दोगे, इसे लिख दोगे बी ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी भी क्या हो जाएगा, तो बी भी इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, बी भी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ई साइन थीटा के ना, साइन थीटा के। तो यह आपका हो गया क्षैतिज घटक और ये आपका क्या हो गया, ऊर्ध्व घटक हो गया। ठीक है, ऊर्ध्व घटक हो गया। अब अगर हम इनमें भागा दे दें, ठीक है, अगर हम बात करें कि ये इसे रिलेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे रिलेशन नंबर 2 मान लें, ठीक है, और ये कहें कि समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो भाग अगर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा कि बी ई साइन थीटा अपॉन कितने के, बी ई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, बी भी अपॉन कितने के, बी एच के। ठीक है, बी एच के। और यहाँ से देखोगे तो बी से बी कट जाएगा,
तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू कितने हो गया, बी भी अपॉन कितने के, बी एच के, या थीटा इज इक्वल टू कितने मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा बी भी अपॉन कितने के, बी एच के। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, दिक्पात कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, अब अगर जैसे कि आपको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो अगर हम जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगा कि बी ई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितने के, बी ई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा कि बी एच का स्क्वायर और प्लस कितने के, बी भी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, दोनों में से बी ई का स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो बी ई का स्क्वायर आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितने के, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू कितने हो जाएगा, बी एच का स्क्वायर और प्लस कितने के, बी भी का स्क्वायर होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देयरफॉर आपको ये चीज मिल जाएगा कि बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, बी एच का स्क्वायर और प्लस कितने के, बी भी का स्क्वायर, या बी ई बराबर आपको कितने मिल जाएगा, तो बी ई बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ में बी एच का स्क्वायर और प्लस कितने के, बी भी का स्क्वायर। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज जो रहा वह आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो गया। मतलब ये जो रिलेशन अगर आप देख रहे हो तो वो ये देख रहे हो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और नतिकोण में रिलेशन क्या है, ये चीज बताता है। हालांकि जितना भी अगर चुंबकीय गुणों का हमें अध्ययन करना है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर भूमिका देखी जाए तो वह केवल और केवल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भू चुंबकत्व के हमारे पास अवयव कितने हैं, 3 अवयव हैं। पहला दिक्पात कोण, दूसरा नतिकोण अथवा नमन कोण, और तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। दिक्पात कोण क्या होता है, तो दिक्पात कोण होता है भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं न, दिक्पात कोण कहते हैं। इसे हम अल्फा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नतिकोण क्या होता है, नतिकोण अथवा नमन कोण क्या होता है, तो जो चुंबकीय अक्ष के क्षैतिज के साथ, चुंबकीय अक्ष के क्षैतिज के साथ चुंबकीय अक्ष जो होता है क्षैतिज के साथ न, वह जो कोण बनाता है न, वह आपका क्या कहलाता है, नतिकोण अथवा नमन कोण कहलाता है, जिसे कि हम थीटा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर बात रही कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक न, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक न, क्षैतिज घटक कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड न, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो हम पृथ्वी के यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कर रहे हैं, 2 घटकों में विभाजित कर ले रहे हैं। एक आपका क्षैतिज घटक और दूसरा क्या है, जो है लंबवत घटक न। तो यह क्या कर रहा है, पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, वह क्षैतिज घटक के साथ थीटा कोण बना रहा है। उसी को तो हम दिक्पात कोण, नमन कोण कहते हैं। तो नमन कोण कहते हैं। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, 2 घटकों में विभाजित कर सकते हैं। अब चूंकि इसके साथ थीटा लगा है तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, बी ई कॉस थीटा हो जाएगा, और जो ऊर्ध्व घटक होगा वह बी भी बराबर क्या हो जाएगा, बी ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से चाहें तो नतिकोण
में हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक, ठीक है, तथा न त्रिकोण में हमारा क्या है रिलेशन क्या है, तो वो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV अपॉन BH के, ठीक है। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BE बराबर कितने हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ BH का स्क्वायर प्लस कितने होगा BV का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये चीज था आपका भू चुंबकत्व के अवयव, ठीक है। आगे का टॉपिक, ठीक है,